Hello everyone and welcome to NS Online Education. GATE 2020 Section B Question number 2 for 1 marks. Ras protein is a trimeric GTPase. First option involved in relaying signal from cell surface to nucleus. Then second option is monomeric GTPase involved in relaying signal from cell surface to nucleus. Then third option is trimeric GTPase involved in regulation of cytoskeleton and monomeric GTPase involved in regulation of cytoskeleton. So basically there are two things that we have to find out. First thing, whether it is trimeric or monomeric. And the second thing that we have to find out is whether it helps in relaying signal from cell surface to nucleus or in regulation of cytoskeleton. So these are the two things that we have to find out in this question. Okay, so what we gonna do, पहले हम समझेंगे कि आखिर रास प्रोटीन होता क्या है, इसके फंक्शन क्या है और मैकेनिज्म क्या है इसका, और ये क्या करेगा। इस चीज को समझने से अगर इसी टाइप का क्वेश्चन कोई आता है एग्जाम में इन फ्यूचर, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए क्या होगा, आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि आखिर ये होता क्या है, तो आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। इसलिए हम उस तरीके से इसको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब रास प्रोटीन को समझने से पहले सबसे पहले जो हमें चीज समझनी पड़ेगी वो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। क्योंकि जो सिग्नलिंग की ये जो प्रोसेस है सिग्नलिंग के लिए, क्योंकि ये सिग्नलिंग के लिए यूज करता है, ये तो कंफर्म है। ये जो सिग्नलिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए इसका ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि यहीं से सिग्नल की जो प्रोसेस है, ये जो रिलेइंग मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होता है। ओके, तो सबसे पहला तो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज कैसे वर्क करता है। ये हमें हेल्प करेगा कि जो बाकी क्वेश्चन अगर इसी टॉपिक पे बनते हैं तो उनको भी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। हमारा यही मोटिव है कि हम उस टॉपिक को कवर करें जो क्वेश्चन में आया है, ताकि हम उससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन भी कर पाए। तो ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को समझना पड़ेगा। और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्या करता है, RAS, ये जो रास प्रोटीन है, ओके, इसको एक्टिवेट करता है। ओके, आ रहा है बात समझ में? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज रास को एक्टिवेट करता है, और रास जो है वो सेल जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो है फिर वो उसको जीन्स वगैरह का जो है उसको एक्टिवेट कर देता है, ताकि आपका जो सिग्नल का जो भी मोटिव था वो फुलफिल हो सके। ओके, तो ये रिस्पॉन्स अपना पहुंचाता है नीचे तक। तो हमें इसको ही समझना है कि आखिर ये रिस्पॉन्स जनरेट कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है और कैसे वहां तक पहुंचेगा, ये हमें समझना है इसके अंदर। तो देखिए ये जो है, ये जो आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें जो ग्रे कलर का पोर्शन है ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन आपको पता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल के इंटीरियर को सेल के एक्सटीरियर से सेपरेट करती है। तो दो चीज होगी, एक तो सेल का इंटीरियर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर, और सेल का एक्सटीरियर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो भी आप कहना चाहें। तो एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्सटीरियर या कुछ भी आप जो भी आपको वर्ड सूटेबल है आप वो बोल सकते हैं। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन पर ये जो इसकी जो ये जो बैक्टीरिया मतलब मैमिलियन सेल है, इस सेल के ऊपर, मैमिलियन सेल में होता है ये, कहीं बैक्टीरिया में चले जाओ, गलती से बोल दिया मैंने। तो ये यहाँ पर इसकी मेम्ब्रेन पे यहाँ पर ये यूनिट प्रेजेंट है। ओके, इसी को हमने यहाँ पे जूम कर लिया है इस डायग्राम के अंदर, तो आप देख सकते हैं। और ये मैंने यहाँ से लिया है, रेफरेंस है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, लोडिस की बुक आपको पता है, तो वहाँ से मैंने इस इमेज को लिया है। तो आपको और भी ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। तो देखिए एक यूनिट तो ये है और एक यूनिट ये है। इस डायग्राम में हमें दो यूनिट शो करी हैं, और ये जो दोनों यूनिट हैं वो किसकी हैं, ये है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। इसकी शॉर्ट फॉर्म है RTK
RTS, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो ये दोनों यूनिट रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की हैं। इसके तीन पार्ट हैं। जो इसका एक्सटीरियर डोमेन है, ये एक्सटर्नल पार्ट जो है ये रिसेप्टर का काम करता है। इससे क्या होगा, ये जो रेड कलर के आप देख रहे हैं ये लाइगेंड, ये आकर के इससे बाइंड करेंगे। ठीक है, तो रिसेप्टर क्या करता है, लाइगेंड को रिकॉग्नाइज करता है, उसको बाइंड कराता है। ठीक है, तो ये इस स्पेस में, ये जो स्पेस है यहाँ एरो भी लगा हुआ है, यहाँ पे आकर के बाइंड कर रहा है। एक ये जो रेड पिंक कलर का आप देख रहे हैं बीच में जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा रहा है, ये एक अल्फा हेलिक्स है। और इसका जो फिर इसके बाद जो ये साइटोसोलिक पार्ट है, ये साइटोसोलिक डोमेन जो है ये है काइनेज। इसके पास होते काइनेज एक्टिविटी, यही है जिसके अंदर काइनेज की एक्टिविटी होती है। ओके, तो ये काइनेज पोर्शन है, तो इसलिए इसको बोला रिसेप्टर, रिसेप्टर है टायरोसिन काइनेज, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है काइनेज की वो टायरोसिन को होती है। तो जो भी टायरोसिन के रेसिड्यू होंगे यहाँ पर, इसके ऊपर, यहाँ पर ये मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ पर भी होंगे उसको क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेट कर देगा, क्योंकि काइनेज है तो ये क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेट कर देगा। कब, अभी नहीं करेगा, ये करेगा जब ये एक्टिवेट होगा। जब ये एक्टिवेट होगा काइनेज नीचे वाला पोर्शन, तब वो एक्टिवेट करेगा। और नीचे वाला पोर्शन कैसे एक्टिवेट होगा, जब इससे लाइगेंड आकर के बाइंड करेगा। लेकिन इसकी दो कंडीशन है, उसको अभी आगे पढ़ेंगे। और ये जो आप देख सक रहे हैं यहाँ पर, ये है इनएक्टिव रास, यही है जिसके ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये रास जीटी पेज ये ही है, ये साइटोजोल में प्रेजेंट है, याद रखिए साइटोजोल में, और मेम्ब्रेन से भी अटैच है। दोनों चीजें को याद रखिए, देख सकते हैं मेम्ब्रेन से अटैच है। ओके, इनएक्टिव है, और इनएक्टिव स्टेट में क्या चीज बाउंड है, जीडीपी। ये चीज ही है याद रखने वाली, कि एक तो ये पहले मेम्ब्रेन से अटैच है, दूसरा इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि जीडीपी बाउंड है। ये तीन चीजें हैं। तो अब हम समझ गए कि आखिर ये कहाँ पर प्रेजेंट है। ये पहले लोकेशन का पता होना जरूरी, कि आखिर ये प्रेजेंट कहाँ पर है, पूरा सिस्टम जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हमें पढ़नी है, एक तो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज और एक ये रास। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी डाले हैं, ये भी लोडिस के रेफरेंस ही हैं, तो आप वहाँ से इजीली इसको पढ़ सकते हैं और आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो देखिए होता क्या है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है ये दो स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। पहला तो है इसका, या तो प्री फॉर्म डाइमर होगा, पहले से ही डाइमर बना हुआ है, और दूसरी चीज ये है कि ये डाइमराइज होगा जब लाइगेंड बाउंड करेगा। ये दो चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बहुत जरूरी है, ये जो आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है ये तभी एक्टिवेट होता है जब दो कंडीशन फुलफिल होंगी। पहला, ये डाइमर बने, और दूसरा क्या होगा, दूसरा लाइगेंड बाउंड करे। अगर इनमें से एक भी नहीं हुआ तो ये एक्टिवेट नहीं होने वाला है। तो समझ में आ रही है बात, या तो ये दोनों डाइमर भी बनने चाहिए और साथ ही साथ लाइगेंड भी इनसे आकर के बाउंड होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, एक्टिवेट होगा। नीचे इसका जो काइनेज वाला पोर्शन है, ये जो काइनेज है ये एक्टिवेट तभी होगा जब ये दोनों पहले डाइमर भी बना ले और लाइगेंड भी बाइंड कर ले। अब ये जो डाइमर और लाइगेंड बनने की जो प्रोसेस है वो कैसे भी हो सकती है, मतलब अलग अलग केसेस होते हैं, ऐसा तो नहीं एक ही टाइप का है हमारा ये पूरा रास प्रोटीन और ये क्या नाम है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक फैमिली है, उसके अंदर अलग अलग लाइगेंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होंगे, लेकिन जो मैकेनिज्म है इसका वो सेम है। क्योंकि मैकेनिज्म सेम है इसलिए इसको एक कैटेगरी बना करके पढ़ रहे हैं, लेकिन जो रिसेप्टर होंगे वो तो अलग अलग होंगे। तो कुछ केसेस में ये पहले से डाइमर बना के रखते हैं, कुछ केसेस में ये अलग अलग होते हैं। तो जहां पर ये डाइमर पहले से बना हुआ है वहां पे वो सिर्फ लाइगेंड कर दिया कर रहे हैं कि लाइगेंड आए बाउंड करे और डाइमर जो पहले से बना हुआ है एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ केसेस में ये अलग अलग है, डाइमराइज नहीं है, सेपरेट है। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल में जैसे सेपरेट है, लाइगेंड पहले आएगा बाइंड करेगा, लाइगेंड के बाइंड करने से डाइमर बनेगा, और जब ये डाइमर बनेगा तब ये क्या है एक्टिवेट होगा। इसका जो नीचे का यूनिट है वो काइनेज, जो साइटोसोलिक काइनेज यूनिट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, होता क्या है, ये लाइगेंड बाइंड करते हैं, एक यहाँ पर एक
आप लोडिस में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर एक पॉलीसेकेराइड होता है जो कि इनको बाइंड करने में हेल्प कराता है, ठीक है, जिस पर बहुत सारे यूनिट आके बाइंड हो जाते हैं। तो वो है, उसमें इतना जाने की जरूरत नहीं, बस ये इतना ही काफ़ी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लाइगेंड जो है रेड कलर के ये आकर के इस स्पेस में बाइंड हो गए, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं ये रेड कलर, ये देखिए ये आकर के बाइंड हो गए। इसके बहुत सारे जो हैं लाइगेंड हो सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के हैं। इसमें से एक है ये EGF, और एक इंसुलिन आपको पता बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने आपको इंसुलिन बता रहा हूँ कि इंसुलिन भी इसका एक है, इंसुलिन भी इसका एक लाइगेंड है इस टाइप के रिसेप्टर में। ओके, तो अभी भी ये क्या है, ये इनएक्टिव है आपका, और रास अभी भी इनएक्टिव है और GDP बाउंड है, ठीक है। तो लेकिन लाइगेंड से बाइंड होने पे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हो गया। क्यों, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर इस यूनिट में ये डायमर भी बन गया है, तो पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन लाइगेंड बाउंड है दूसरी, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, इसका मतलब ये एक्टिवेट हो गया है। अब एक्टिवेट होने से हुआ क्या, एक्टिवेट होने से इसकी जो काइनेज जो एक्टिविटी है वो आपकी ऑन हो जाती है, एक्टिवेट हो जाता है। तो ये काइनेज, यहाँ पर काइनेज की एक्टिविटी, नीचे जो सब यूनिट है उसका काम है, काइनेज की प्रॉपर्टी है उसके पास, तो वो क्या करेगा, इसको फॉस्फोराइलेट कर दे। कहाँ पे, ये देख सकते हैं PP जो बन रहे हैं ना, ये सभी फॉस्फोराइलेट है, पहले तो नहीं थे, अब आ गए हैं, एक्टिवेट होने पे आ गए हैं। और ये कहाँ का है, जहाँ जहाँ पर टायरोसिन सब यूनिट होगी इसके अंदर, वहाँ पर ये फॉस्फोराइलेशन कर लेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि खुद पे फॉस्फोराइलेशन कर रहा है ये काइनेज एक्टिविटी बाकी जो सेल के अंदर जो बाकी कुछ प्रोटीन है उनके लिए भी होती है, लेकिन वो अलग केसेस है। ओके, उनको भी ये फॉस्फोराइलेट करता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं रास के साथ, तो रास में क्या है, ये इसने खुद को अपने आप को फॉस्फोराइलेट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि लाइगेंड बाइंडिंग लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ, दूसरा कलर ले लेते हैं, एक्टिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी। तो जैसे लाइगेंड बाउंड होगा डाइमर बनेगा, इसकी ये इंट्रिंसिक प्रोटीन टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी रिसेप्टर की, और जिसकी वजह से क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा टायरोसिन रेसिड्यूज का साइटोसोलिक डोमेन के अंदर। ओके, क्लियर होगी ये चीज आपको। तो जैसे ये प्रोटीन का जो इसका काइनेज एक्टिविटी ऑन होगी, जो इसके साइटोसोलिक डोमेन में जो भी है फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा टायरोसिन रेसिड्यूज का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अब ये RS पे आ गया, कि ये जो हमारा RS है रास, ये जो यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, जिसको अभी हम तक थोड़ा कम देख रहे थे, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, मोनोमरिक GTP बाइंडिंग स्विच प्रोटीन है। तो ये हमारे ऑप्शन का पहला जो पार्ट था कि भाई आखिर ये मोनोमरिक है ट्राइमरिक है, तो ये तो क्लियर हुआ कि ये जो है ये क्या है, मोनोमरिक GTPase है। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि मोनोमरिक है। लेकिन इसी टाइप की एक सेल सिग्नलिंग और भी होती है, वो होती है ट्राइमरिक G प्रोटीन। ये जो ट्राइमरिक G प्रोटीन है ये इसी की तरह मतलब है और रास, लेकिन ये इसकी G अल्फा सब यूनिट से मिलता जुलता है। अल्फा सब यूनिट जो है, और जो रास प्रोटीन है काइनेज एक्टिविटी इन्हीं का ही पार्ट है, तो इसीलिए क्या है, इनका फंक्शनिंग जो है रास की और J अल्फा सब यूनिट ऑफ ट्राइमरिक G प्रोटीन इससे मिलते जुलते हैं। इसलिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ट्राइमरिक है मोनोमरिक है, क्यों, क्योंकि जो ट्राइमरिक G प्रोटीन्स हैं जो भी उनका भी एक सेल सिग्नलिंग है वो ट्राइमरिक है, और ये क्या है, मोनोमरिक है। तो इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन बना दिया कि भाई ट्राइमरिक है मोनोमरिक है, आप कि कंफ्यूज हो जाओगे और कहीं पर गलत आंसर आप कर दो, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे कि बताया है कि ये एक तो इनएक्टिव स्टेट में रहता है और एक ये एक्टिव स्टेट में रहता है, कौन, रास। तो एक्टिव इनएक्टिव कब रहता है, जब ये GD पे बाउंड होता है। तो अभी जैसे कि मैंने देखा कि अभी जो है प्रेजेंट स्टेट में ये क्या है, इनएक्टिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बाउंड है, GDP बाउंड है। ओके, और एक्टिवेट कब होता है, जब इससे GTP बाइंड होगा। तो GTP को बाउंड कौन कराएगा, अभी जो रास एक्टिवेट हुआ है ना, और ये फॉस्फोराइलेट कर लिया इसने अपने आप को, ठीक है। तो ये जो है अभी कुछ दो प्रोटीन की और हेल्प से क्या करेगा, इस GDP को GDP बनाएगा, यानी कि जो रास का ये जो इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं समझाने के लिए। तो ये जो GDP बाउंड है यहाँ पर, इसको हटा करके इसको बाहर निकाल देगा और उसकी जगह पे क्या ले आएगा, GTP ले आएगा।
जीटीपी जैसे ही आएगा और इसे बाइंड करेगा, ये एक्टिवेट हो जाता है। रास प्रोटीन एक्टिवेट तब होगा जब इस पे जीटीपी बाउंड होगा, ना कि जीडीपी। जब तक जीडीपी है वो इनएक्टिव रहेगा। तो दो जो प्रोटीन है उनको देख लेते हैं आखिर वो करते क्या है और उनका नाम क्या है। तो पहला वाला जो है आपका वो है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। नाम से ही आपको क्लियर हो जानी चाहिए चीजें कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। सिंपल सी बात है, ये कह रहा है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, यानी कि ग्वानिन। ग्वानिन आपको पता है ये क्या है, ग्वानिन डाई फोस्फेट। जीटीपी क्या है, ग्वानोसिन ट्राई फोस्फेट। तो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, यानी कि क्या करा रहा है, उसको एक्सचेंज करा रहा है। किसको एक्सचेंज करा है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड को। तो यहाँ पे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड कौन है, जो रास प्रोटीन से बाउंड है, जीडीपी। तो ये क्या करेगा, जीडीपी को वहां से हटाने का काम करेगा। कौन हटाने का काम करेगा, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, इसका शॉर्ट फॉर्म है जीईएफ। एक और है, उसका नाम है जीटीपी, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ये क्या करेगा भाई साहब, जैसे कि नाम से क्लियर, इसमें लिखा हुआ एज काइनेज, यानी कि इसकी एक्टिविटी काइनेज वाली है। और किसके लिए है, जीटीपी के लिए है। तो जीटीपी के लिए काइनेज एक्टिविटी है। और उसको क्या कर रहा है, एक्टिवेटिंग प्रोटीन, यानी कि इसके पास खुद के पास नहीं है प्रॉपर्टी, ये तो एक्टिवेट कराता है दूसरे प्रोटीन की। यानी कि जो दूसरा प्रोटीन है उसके अंदर जीटीपेज को की एक्टिविटी को एक्टिवेट कराता है। ये खुद नहीं है करता, जीटीपेज एक्टिविटी इसके पास नहीं है, ये तो दूसरे की जो प्रॉपर्टी है जीटीपेज की उसको एक्टिवेट कर देता है। इसलिए इसका नाम है जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, शॉर्ट फॉर्म है इसका गैप। क्लियर हुई बात। तो जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, तो अब ये क्या करेगा, अब जीडीपी पहले वाले ने क्या करा, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज ने इस जीडीपी भाई साहब को हटा दिया उस बेचारे को, और हटाने से क्या हुआ, जीटीपी आ गया। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इसका काम सिर्फ जीडीपी हटाने का, जीटीपी लगाने का नहीं है। जीटीपी कहाँ से आएगा, एक्चुअली जीटीपी की जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर वो ज़्यादा होती है, ओके, तो एज कम्पेयर टू जीडीपी वगैरह। और तो क्या होगा कि जैसे ही जीडीपी हटेगा, क्योंकि जीडीपी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, ये जीडीपी तुरंत जा करके उस वेकेंट स्पेस को फिलअप कर देगा। लोडिस में ये भी बताया है कि एटीपी क्यों नहीं आएगा, उसको मैंने यहाँ पे नहीं बताऊंगा, उसकी इतनी जरूरत नहीं है वो, क्योंकि स्ट्रक्चरल इसके अंदर है, जो कि एक स्ट्रक्चर डिफॉर्मेलिटी है कि जब भी कि सिर्फ जीटीपी एंटर कर सकता है, एटीपी एंटर नहीं कर सकता। ओके, उसको नहीं देखना मैं, वो रिसर्च वगैरह उन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे आ गया, तो जीडीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, तो सॉरी ग्वानिसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, इसने क्या करा, जीडीपी को हटा दिया। अब जीडीपी कंसंट्रेशन सेल में पहले से ज्यादा थी, तो जीडीपी आकर के क्या करा, तुरंत जाकर के उस वेकेंट स्पेस को उसने फिलअप कर दिया। अब जैसे ही जीटीपी बाइंड हो गया, अब तो ये तो एक्टिवेट हो गया। अब ऐसा तो है नहीं ये रास प्रोटीन हमेशा ही एक्टिवेट रखोगे आप इसको, इसको इनएक्टिवेट भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो क्या रहेगा, तो एक्टिवेट रहेगा, एक्टिवेट रहेगा तो ये तो प्रोलिफरेट करता रहेगा। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही किया था, एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ट्राई किया कि ये एक्टिवेट ही रहे। तो उन्होंने जब इसको एक्टिवेट ही रखा तो क्या हुआ, सेल, और उन्होंने ऐसे फैक्टर डाले जिससे कि क्या हो, सेल का प्रोलिफरेशन हो। तो सेल प्रोलिफरेट होती चली गई, वो रुकी ही नहीं, कैंसरस सेल की तरफ बिहेव करने लगी। तो इसका मतलब है इसको इनएक्टिवेट भी होता होगा ये। तो इनएक्टिवेट के लिए कौन है, ये है भाई साहब जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। अभी जैसा मैंने बताया इनका काम है काइनेज का, किसके लिए, जीटीपी के लिए है, और उसको खुद नहीं करते, दूसरों को एक्टिवेट करा के करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, रास प्रोटीन के पास होती है काइनेज की एक्टिविटी, जीटीपी काइनेज की एक्टिविटी, लेकिन वो बहुत वीक होती है। इसको स्टिमुलस चाहिए, कोई दूसरा आकर के प्रोटीन इसको एक्टिवेट करे, ये चाहता है बंदा, खुद से नहीं काम करे। जैसे कुछ लोग होते हैं तो बिल्कुल आलकसी बैठ जाता है, उनको क्या है, मोटिवेशन चाहिए कुछ काम करने का, तो कोई दूसरा बंदा आएगा उनको मोटिवेट करेगा, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं वो कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं, बहुत धीरे धीरे करेंगे, लेकिन जैसे मोटिवेटेड हो जाएंगे अपने वर्क के प्रति तो वो फास्ट काम करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर है, तो ये भाई साहब इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, गैप का। गैप आएगा, गैप इसको एक्टिवेट, इसको और ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, भाई तुम
इसको अपनी एक्टिविटी को बढ़ाओ, ये नहीं तो फिर तुम्हारा जो सिग्नलिंग है वो तो चलती रहेगी। तो जैसे ही ये जीटीपी गैप आकर के इसको अटैच करके उसको बोलेगा, तुरंत जीटीपी जो है वो जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि काइनेज एक्टिविटी है। जीटीपी किस में बन जाएगा? जीडीपी। जैसे ही जीडीपी बनेगा, सिग्नलिंग स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जीडीपी क्या करता है? जीडीपी अभी हमने पढ़ा ऊपर कि जीडीपी जो है अगर बाउंड होगा तो वो क्या होगा? इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से सिग्नलिंग रोकने का काम ये गैप कर रहा है। अभी देखेंगे, अभी धीरे धीरे समझेंगे इन चीजों को, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो है वो जीडीपी को हटाएगा, जीडीपी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो आकर के बाइंड करेगा, लेकिन तुरंत क्या होगा? क्योंकि ज्यादा समय तक इसकी सिग्नलिंग चाहिए नहीं तो सेल एबनॉर्मल बिहेव करने लगेगी, तो उसके लिए गैप आएगा। गैप आकर के कहेगा कि भाई इसमें तुमने इसको क्यों पकड़ रखा है? वो एकदम से क्या करेगा? उसकी सुनेगा, जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर देगा। जीडीपी में कन्वर्ट हुआ, इनएक्टिवेट हो गया, रात सिग्नलिंग स्टॉप। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि ये जीडीपी में कन्वर्ट होकर के इनएक्टिव हो गया, और इसी इनएक्टिवेशन की वजह से क्या हुआ? आपकी जो सेल सिग्नलिंग है वो स्टॉप हो गई, और जो भी उसका मैकेनिज्म था वो स्टॉप हो गया। ये जो प्रोसेस है वो देखा गया है, मतलब हर उसके लिए अलग अलग होती होगी, लेकिन उन्होंने मेंशन्ड है कि 1 मिनट के लिए ये एक्टिवेट रहता है, 1 मिनट के लिए एक्टिवेट रहता है। तो इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आखिर ये 1 मिनट काफी, सेल के कंपैरिजन में 1 मिनट काफी लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। सेकंड्स वगैरह में वहां पे मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड में काम हो जाता है सेल के अंदर, जहाँ पे नैनो सेकंड में काम हो जाता है। तो 1 मिनट तो उसके लिए बहुत बड़ा टाइम लैप्स है, तो काफी लॉन्ग टाइम। क्लियर हो गई ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पे इसके सामने आ गया ये, हाँ ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है लिंक्ड इनडायरेक्टली टू रास वाया 2 प्रोटीन्स। अब ये जो रास है आप देख सकते हैं, रास तो ये है इधर, ये इधर है, और ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज भाई साहब इधर है, रास इधर है। अब इनके बीच में क्या है? एक असेंबली आएगी, जो असेंबली इनको लिंक करेगी। ये असेंबली आएगी और इनको क्या करेगी? दोनों को लिंक कर देगी, ताकि जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो एक्टिवेट हुआ है, जिसको लाइगेंड आकर के बोल रहा है कि भाई तुम एक्टिवेट हो जाओ, लाइगेंड ने बोला भाई तुम एक्टिवेट हो जाओ, अब उसको तो पता चल गया मेरे को एक्टिवेट होना है, अब वो किसी और को बताएगा कि भाई मैं एक्टिवेट हो गया हूँ, बाहर से सिग्नल ये आया है, तुम जा करके अपना काम करो, इस चीज को लेकर के जाओ। तो राज तो खाली बैठा हुआ, दूर बैठा हुआ, उस तक कौन पहुंचाएगा? इसके लिए बीच में आपके यूज होते हैं अडेप्टर प्रोटीन। अडेप्टर प्रोटीन, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, GRB2 अडेप्टर प्रोटीन। और एक और भी इस्तेमाल होता है, वो है SOS। और SOS के पास ही क्या है? ये आपका ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की जो फैक्टर है, ओके, वो आपका SOS है। यही काम कराएगा जीडीपी को जीटीपी से हटाने का। कौन काम कराएगा? SOS। तो देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये आपका GRB2 है, ये आपका SOS है। GRB2 अडेप्टर का काम कर रहा है, दोनों के बीच में लिंक बिठाएगा। SOS जो है वो भी एक अडेप्टर ही है, मतलब आकर के ज्वाइन कराएगा रास को, लेकिन ये इसके पास एक और भी एक्टिविटी है, वो क्या है? ये GEF की प्रॉपर्टी है इसके पास, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है ये क्या करेगा? जीडीपी को वहां से हटा देगा। तो चलिए देखते हैं आगे। अब होता क्या है कि ये जो आपका GRB2 है, इसके पास 2 डोमेन है, इसको अभी देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में, कि इसके पास 2 डोमेन है। एक तो इसके पास है SH2 और एक SH3। ये आप डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं, ये GRB2 है कंप्लीट, एक इसके पास SH2 है और एक इसके पास SH3 है। अब होगा क्या? ये जो SH2 है, अब ये जो SH2 है ये बाइंड करेगा जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, ये एक्टिवेटेड है, इसलिए इसके जो
टायरोसिन है ये फॉस्फोराइलेटेड है। इन्हीं जो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन है इससे बाइंड करेगा इसका SH2 डोमेन। किसका SH2 डोमेन? GRB2 का अडेप्टर को। GRB2 के अडेप्टर प्रोटीन है, इसका SH2 डोमेन जाकर के फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन जो है किसका? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का, उससे जाकर के बाइंड करेगा। जैसे कि आप इस थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हैं ये GRB2 का SH2P से जाकर के बाउंड हो गया है। इसके पास एक और है, उसके पास जो एक और डोमेन है वो है SH3 डोमेन। ये जो SH3 डोमेन है ये बाइंड करेगा SOS से। तो ये SOS देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, इसको मैं रब कर देता हूँ, देखना नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा कि ये फॉस्फेट GRB2 SOS ये एक यहाँ पर अच्छे से क्या हो गया, इससे बाउंड हो गए हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट कह रहा है SH3 बाउंड डोमेन बाइंड्स SOS and thereby binding SOS close to the membrane bound RAS-GDP। ये मेम्ब्रेन बाउंड RAS-GDP है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेम्ब्रेन से बाउंड है और GDP इस पे लगा होता है क्योंकि इनएक्टिव स्टेट में है, हमेशा एक्टिवेट नहीं रहेगा अभी। तो और क्या करेगा इसको? एक्टिवेटिंग इट्स न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज एक्टिविटी। अब न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज एक्टिविटी इसकी एक्टिवेट हो गई SOS की। अब ये क्या करेगा, ये जो GDP है इसको यहाँ से निकाल देगा। देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, GDP निकल गई और इसके इस जगह पे क्या आके लग गया, अटैच हो गया GTP। GTP आकर के इसकी जगह पे अटैच हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में फोर्थ वाले में GTP आकर के अटैच हो गया है और अब ये सिग्नलिंग इसने स्टार्ट कर दी है, एक्टिवेट हो गया अभी। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि ये इनएक्टिव फॉर्म में तब होता है जब GDP बाउंड होता है और एक्टिव तब हो जाता है जब इसमें GTP बाउंड हो जाता है। ठीक है, तो GDP बाउंड क्यों होगा? क्योंकि सेल में कंसंट्रेशन GDP की हाई है, तो जैसे ही GDP हटा GTP अपना आप आकर के बाउंड हो जाएगा, उसे किसी की जरूरत नहीं है। तो ये आकर के बाउंड हुआ, ये जैसे ही बाउंड होगा एक्टिवेट होगा, ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाएगा। इस चीज को देखिए ध्यान से, जैसे ही एक्टिवेट हुआ ये पूरे कॉम्प्लेक्स से अलग होगा। अब ये सिग्नलिंग करेगा, नीचे एक और लिंक मैकेनिज्म चलेगा, उसको हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, जो कि न्यूक्लियस तक सिग्नल को लेकर के जाएगा, उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, उसके लिए हम अलग से एक बना देंगे, एक दो पार्ट इसके, और वहाँ पे इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे इतना काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक पार्ट हो रहा है, उस पर अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये किस तरीके से इसका एक्टिवेटिंग मैकेनिज्म है। यही आपको समझना था कि ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्या है, ये कहाँ पर होता है, कैसे एक्टिवेट होता है, फिर रास कैसे इससे आकर के लिंक होता है, रास कैसे एक्टिवेट होता है, SOS का क्या काम है, किस तरीके से SOS ने इसको एक्टिवेट किया। तो जैसे कि इस पॉइंट में भी ये बताया कि बाइंडिंग ऑफ SOS टू इनएक्टिवेट रास causes a large conformational change that permit release of GDP and binding of GTP forming active RAS। एक दो पॉइंट और है, इसको भी आपको देख लीजिए, इन पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे आपको बुक में मिल जाएंगे, ये सब मैंने लोडिस से लिया है कंटेंट, ताकि इसकी एक ऑथेंटिसिटी हो। डेट जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ भी ऐसा ना हो कि वेग और आपका जो है नुकसान हो जाए, तो इसलिए बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, फिगर वगैरह सब वहीं से है, तो ये आपका ऑथेंटिकेटेड है, आप इसको अच्छे से यूज़ करिए। फिर क्या है जो GAP अभी आपको बताया, ये जो गैप है जिसके बारे में मैंने बताया था, ये क्या है, GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये GTPase की एक्टिविटी को एक्टिवेट कराता है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका ये क्या है, रास है, रास ये एक्टिव हो गया, अब GTP बाउंड है, अब ये हमेशा तो एक्टिव रहेगा नहीं, इसको इनएक्टिवेट भी करना पड़ेगा। इसको इनएक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, ये होता है आपका GTP। ये क्या करता है, ये खुद नहीं करता, ये कराता है। क्या करता है, एक्सेलरेट GTP हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एक्सेलरेट GTP हाइड्रोलिसिस। जैसे ये हाइड्रोलिसिस यानी कि इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, वैसे ही क्या होगा, GTP GDP में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ये GTP ये वाला जो GTP है GDP में बदल जाएगा, वैसे ये इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इनएक्टिव स्टेट GDP में ही इनएक्टिव स्टेट में होता है। और ये होता कहाँ है, ये रास के पास ही होता है, तो इसको ज़्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है।
Now at the end of this video, I want to share some more interesting fact about this RAS protein. आपको अच्छे लगेंगे, जल्दी से कवर अप करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए हमने देखा अभी RAS प्रोटीन, और इसमें होता क्या है, अभी हमने देखा जब ये एक्टिवेटेड स्टेट में होता है, और थोड़ा गंदा बन गया थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं, मतलब एक बार और ट्राई करते हैं, अच्छा बने ना बने। हाँ, पहले से बेटर है। तो ये जो रास है, और यहाँ पर आपका क्या है, ये जीटीपी है, तो ये आ गया जीटीपी। हमें पता है कि अगर ये जीटीपी बाउंड रहेगा यहाँ पे, तो ये क्या है, सिग्नलिंग करता रहेगा सेल के अंदर, और ये एक्टिवेट रहेगा। अब बात करते हैं कुछ म्यूटेशंस की। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये जो जीटीपी है ये बाउंड रहे, और ये हमने देखा था एक और फैक्टर था जो कि क्या कर रहा था, इसको रास को एक्टिवेट कर रहा है कि वो इसको जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर दे ताकि सिग्नलिंग स्टॉप हो जाए। अगर मान लीजिए वो गैप नहीं है, ठीक है, वो जीटीपी एज एक्टिवेटिंग प्रोटीन फैक्टर नहीं है, तो ये मतलब वो तो है, लेकिन ये आरएएस में ऐसा म्यूटेशन हो गया कि म्यूटेशन की वजह से ये जी काइनेज एक्टिविटी चली गई इसकी, अब ये जीटीपी हमेशा के लिए बाउंड हो गया, अब जीडीपी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो सेल सिग्नलिंग क्या होगी, चलती रहेगी। अब मैं आपको इसके कुछ लाइगेंड्स के बारे में बताता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा कि आखिर ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ओके, नर्व ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन। आपको कुछ दिख रहा है इसके अंदर, कुछ खास बात ये है कि ग्रोथ फैक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए ग्रोथ फैक्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। अगर एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर आएगा सेल के ऊपर, वो बाइंड करेगा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से, रास को एक्टिवेट करेगा। अब मान लीजिए रास का म्यूटेशन ऐसा हो गया है कि भाई जीटीपी से बाउंड तो करेगा, लेकिन अभी जीटीपी यहाँ से जीडीपी में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये हमेशा के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर ये हमेशा के लिए एक्टिवेट हो गया एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर की वजह से, तो सेल प्रोलिफरेशन चलता रहेगा, क्योंकि एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर कहेगी सेल डिवाइड करो, सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवाइड करती चली जाएगी, वो स्टॉप नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को, सिंपल सी बात है, इसी कंडीशन को तो बड़ा भयानक नाम दिया हुआ है इस दुनिया ने, लोग बहुत इससे डरते भी हैं, और आसपास भैया एक ना एक तो रिलेटिव्स ऐसा होता ही है जिसे ये बीमारी होती ही होती है, कैंसर। एक ना एक तो आपको आस पड़ोस में दिख ही जाएगा बंदा जिसको कैंसर, मतलब इतना कॉमन होता जा रहा है। तो ये कैंसर कॉज होता है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को ही तो कैंसर बोलते हैं। अब मैं बताता हूँ ये होता कैसे है। एक आइडिया लेते हैं, एक तरीके से एग्जांपल, कि क्योंकि ग्रोथ फैक्टर की वजह से है, सब ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट, नर्व ग्रोथ फैक्टर, एपिथेलियल, तो सेल प्रोलिफरेशन से एसोसिएटेड। तो देखिए क्या हो रहा है कि मतलब रिसर्चर्स ने देखा कि ये रास प्रोटीन का क्या खेल हो रहा है, कि अगर ओन्कोजीन्स, आपने पढ़ा, ओन्कोजीन्स आपको पता है, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इनके बारे में। तो अगर ओन्कोजीन्स में इस टाइप का म्यूटेशन आए जिसकी वजह से जो रास प्रोटीन का ग्लाइसिन है 12th पोजीशन पे, समझ में आ रहा, ओन्कोजीन्स में म्यूटेशन हुए, रास प्रोटीन में म्यूटेशन होगा वो, क्योंकि वहां पे जीन में म्यूटेशन हुआ है। उस म्यूटेशन से अगर इस रास प्रोटीन का जो 12th अमाइनो एसिड है, यानी कि ग्लाइसिन, अगर ये हट गया और इसकी जगह कोई भी दूसरा म्यूटेशन से क्या होगा, यहाँ पे मैं स्किप म्यूटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल पॉइंट म्यूटेशन, मतलब जहाँ पर आपको पता है कोडोन से वेरीफाई, कोडोन से आपका कोई भी जो है आपको पता चलता है कौन सा अमाइनो एसिड आके बाइंड करेगा। कोडोन में क्या होता है, थर्ड वाला जो होता है, 1 2 3 3 से बनते हैं ना कोडोन, तो ये थर्ड वाला जो होता है ये वोबल है, वोबल हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा, यानी कि ये चेंज हो सकता है। तो मान लीजिए कोई भी ऐसा म्यूटेशन हुआ यहाँ पे पहले और दूसरे में, जिसकी वजह से क्या हुआ, अमाइनो एसिड जो ग्लाइसिन की जगह कोई दूसरा अमाइनो एसिड अटैच हो गया, तो उस केस में इसकी काइनेज की जो एक्टिविटी है रास की,
भले ही गैप हो ना हो, गैप मतलब जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो था, जो कि इसकी काइनेज एक्टिविटी को बता रहा था कि भाई राज भाई साहब इसको हटाओ, जीटीपी को जीडीपी करो, इसको सिग्नलिंग स्टॉप करो, वो हो ना हो कोई फर्क नहीं, लेकिन रास पे अगर ये ग्लाइसिन का 12 म्यूटेशन हो गया तो भाई साहब कैंसर होना पक्का है, क्योंकि ये इसकी काइनेज एक्टिविटी खत्म कर देगा, जीटीपी में से बाउंड रहेगा, सिग्नल में से एक्टिवेट रहेगा, कैंसर शुरू, सेल प्रोलिफरेशन चलता रहेगा, कैंसर होता रहेगा। एक्सेप्ट प्रोलिन, याद रखिएगा, अगर इसकी जगह प्रोलिन आ गए तो आप बच गए, अब ये भगवान के ऊपर है। भाई ट्रिलियंस ऑफ सेल लेके बैठे हो भाई साहब बॉडी के अंदर, एक अब किसी एक सेल में क्या हो गया क्या पता। तो अगर प्रोलिन वाला म्यूटेशन हो गया तो भगवान ने एक तो तुम्हें मतलब चांस दिया है कि अगर ग्लाइसिन की जगह प्रोलिन आ गया तो भी तुम्हारी कंडीशन है कि तुम बच जाओगे, लेकिन अगर कोई दूसरा म्यूटेशन है, अगर कोई दूसरा अमीनो एसिड आ गया, बहुत कॉमन है यार, कोई ना कोई रिलेटिव आस पड़ोस में दिख ही रहा है, तो ये है, तो इसलिए भैया तो ये एक है डेंजर कि अगर एक ग्लाइसिन, तो भगवान से डेली प्रार्थना करो भाई ग्लाइसिन 12 रास वहीं रहना, कहीं मत जाना, सारी सेल्स। ठीक है, तो ये है एक चीज। तो इससे क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द कैंसर में देखा गया कि उनको जिनका ये जो म्यूटेशन है जिसके वजह से क्या हो रहा है कि कैंसर हो जा रहा है। ठीक है, एक तो ये फैक्टर हो गया। एक और देखते हैं कि और क्या तरीका हो सकता है इसका। एक तो ये मेथड हो गया कि भाई इसका ये म्यूटेशन हो गया। अच्छा लग रहा है ना, इंटरेस्टिंग है ना, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा, आपको पता नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो भाई स्किप कर लेना। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है। एक और बताता हूँ मैं आपको कि अगर एक तो होता है, देखिए आपके पास रिसेप्टर है, सेल के मेम्ब्रेन पे क्या है, रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर। अब होता क्या है कि आपको पता है लाइगेंड जो होता है वो हमेशा ज़्यादा कंसेंट्रेशन में आता है, मतलब वैसे तो देखा जाए कंसेंट्रेशन कम होती है, लेकिन अब ये ज़्यादा कंसेंट्रेशन में क्यों आ रहा है, क्योंकि सेल के सरफेस पर रिसेप्टर कम है। सेल के सरफेस पर रिसेप्टर कम है, इसका मतलब चांसेस जो है इनके बाउंड होने के वो कम है। तो चांसेस कैसे बढ़ाएंगे आप, लाइगेंड्स का नंबर ज़्यादा कर दीजिए, या तो लाइगेंड्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो चांसेस जो इनके जो चांसेस हैं कि वो रिसेप्टर से जाकर के बाउंड करें वो बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या तरीका है, रिसेप्टर का नंबर बढ़ा दीजिए। अगर सेल के सरफेस पर रिसेप्टर बढ़ गए तो अगर भले ही कम क्यों ना आए लाइगेंड तो भी जाकर के बाउंड हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो टकराएगा भी जब ज़्यादा रिसेप्टर होंगे। तो दोनों ही कंडीशन है, या तो लाइगेंड की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो या रिसेप्टर कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो। तो सेल क्या करते हैं, रिसेप्टर को तो नॉमिनली बना के रखती है, लाइगेंड जो भेजती है उसकी मतलब जो हार्मोन्स वगैरह है इन सब की ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह की कंसेंट्रेशन अप डाउन करती रहती है जिस अकॉर्डिंगली। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जहां पर ये जो एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर का जो रिसेप्टर है, एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर के लिए जिसका वाइल्ड टाइप आपका जो ग्रो वो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, आउट नंबर हो जा रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर इसका सेल्स मेम्ब्रेन पे हो जा रहा है, इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा नंबर हो गया। तो जब इसका नंबर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो भले ही सेल बॉडी तो चाह रही है कि कम ग्रोथ फैक्टर मैं कम ग्रोथ फैक्टर रिलीज कर रही हूँ ताकि सेल्स जो है वो कम एक्टिवेट हों और कम प्रोलिफरेट करें, लेकिन क्योंकि भाई यहाँ पर म्यूटेशन वगैरह जो भी हुआ सेल के अंदर उसकी वजह से यहाँ पर नंबर ज़्यादा हो गया है रिसेप्टर्स का। तो भले ही सेल बॉडी चाह रही है कि मैं कम लाइगेंड भेजूंगी ताकि जो है प्रोलिफरेशन कम हो, लेकिन यहाँ तो नंबर इतना बढ़ गया है रिसेप्टर्स का कि आप कम भी भेजोगे तो भी फर्क नहीं पड़ना, ये तो तुरंत जाकर के बाइंड कर जाएंगे और नीचे सिग्नलिंग भेज देंगे सेल को कि भाई सेल एक्टिवेट हो जाओ, भाई अपना प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो, तो सेल प्रोलिफरेट करेगी। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कम कंसंट्रेशन के लाइगेंड पे भी सेल एक्टिवेट हो गई, प्रोलिफरेशन के लिए स्टार्ट कर दिया उसने, तो इससे भी क्या होगा, सेल का नंबर बढ़ेगा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को क्या कहते हैं, समझदार हो, बताने की कोई जरूरत नहीं, तुरंत बता दिया होगा, कैंसर। ये जो कैंसर, ये जो मैंने बताया ये कॉमन है ह्यूमन ब्रीस्ट कैंसर,
ये जो सिचुएशन है वो यहाँ पर कॉमन हो जाती है। ये जो है ना अभी आपको सेकंड वाला बताया है, यहाँ पर ये हो। क्लियर हो गई दोनों बातें? पहले वाला क्लियर हो गया। दूसरा वाला कैंसर है लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। उसमें भैया जीन्स में म्यूटेशन हुए हैं, रास प्रोटीन ने मना कर दिया, मैं तो जीटीपी के साथ ही रहूंगी, मैं तो जीडीपी को जानती ही नहीं हूँ। तो भैया वो कहेगी मैं तो भाई प्रोलिफरेशन करूंगी, तुम मरो चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा उससे मतलब नहीं। और दूसरा ये है जहाँ पर सेल में म्यूटेशन हो गया, मतलब कुछ भी हुआ उसके अंदर जिसकी वजह से जो नंबर ज़्यादा हो गए, रिसेप्टर के नंबर ज़्यादा होने से कम कंसंट्रेशन पर भी उसने सोचा कि भाई मुझे तो सिग्नल मिल गया, मैं तो प्रोलिफरेट करूंगी। ठीक है, तो भगवान ने आपको मारने के लिए बहुत हथियार बनाए हैं, अच्छे अच्छे कर्म करो बचे रहोगे। ठीक है, तो वो था इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक जो चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी है वो है मैप काइनेज पाथवे, जो कि क्या है इसके जस्ट नीचे आएगा, यानी कि जो जब आपका रास प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद भैया न्यूक्लियस तक भी तो कोई लेके जाएगा ना सिग्नल, हवा में, मतलब ऐसे तैर के नहीं जाए चला जाएगा अपना आप ही, कोई ना कोई लेके जाएगा। तो जो काइनेज का पाथवे नीचे चलेगा, मैप काइनेज पाथवे, वीडियो बहुत बड़ा हो गया इसलिए इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा हो गया वीडियो सच में ठीक है, तो दो चीज हमें फाइंड आउट करनी थी। एक तो हमें फाइंड आउट करना था कि भाई ये मोनोमरिक है या ट्राइमरिक है। हमें पता है रास इज ए मोनोमरिक जीटीपी स्विच प्रोटीन, तो यानी कि ये वाला ठीक है। दूसरा हमें पता है भाई सेल सरफेस पे लाइगेंड आकर के बाउंड कर रहा है, नीचे फिर बाद में फॉस्फोराइलेट हो रहा है टायरोसिन, जिससे कि अडेप्टर अडेप्टर बाइंड हो रहे हैं, रास प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, नीचे सेल सिग्नलिंग भेजी, अंदर रिले हुआ सिग्नल, न्यूक्लियस पे पहुंचा, प्रोलिफरेशन हुआ। इसका मतलब ये क्या है, रिलेइंग सिग्नल फ्रॉम सेल सरफेस टू न्यूक्लियस। सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट रास और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। एग्जाम वगैरह कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से आप इस नॉलेज से उसको क्रैक कर लेंगे। आपको कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा उस सब्जेक्ट के ऊपर। अभी हम सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको उनके ऊपर सॉल्व करके वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, सो ओके, बाय बाय, थैंक यू।